एक घरेलू महिला हूँ और बजट के लिए कुछ उम्मीदें हमारे वित्त मंत्री से रखती हूँ, जिसमें कि ऐसे कुछ बजट में वो करे, कंसीडर करे कि हम लोग अपनी बचत कर सकें, क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है हम हमारी बचत कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप जीएसटी में या खाने के प्रोडक्ट्स में या किसी सिलाई वगैरह में या क्लोथिंग में या जिसमें भी आप बजट कम करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और इसकी मैं आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ। हाँ, एजुकेशन, हाँ, मेडिकल हेल्थ के लिए, चाइल्ड एजुकेशन में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस वगैरह में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें टीचर्स की शायद मेरे को लगता है कि लेडी टीचर्स खूब होनी चाहिए, उनके भी जो पे स्केल है उनको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें आगे बढ़ने में और हमारी बचत करने में हमें मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। आरती चौधरी। हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे लिए अलग अलग तरीके की स्कीम बनाए, जिससे कि हम अपने घर में रह के भी कुछ ऐसे रोजगार वो करें जिनसे कि हमें सपोर्ट मिले फाइनेंशियली। वैसे हमें हमारे उनसे फैमिली से सपोर्ट मिलता है, फिर भी हम चाहते हैं कि हम अपनी खुद की स्टैंडिंग क्रिएट करें, और वही हमारा वो है। और ये है कि आज भी हम अपने आप को घर तक ही सीमित रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कुछ बनाए वो करा जाए, और उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी केवल रोजगार के रूप में ही नहीं और तरीके से भी। जैसे आज वो क्रिएटिव आर्ट्स में किसी कोई वुमेन है उसकी किसी कला में दक्ष है, या फिर उसके लिए भी कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए ताकि वो आगे उसके लिए अपने रास्ता निकालें और वो करें। प्रीति अग्रवाल है मेरा नाम। देखिए, एज अ हाउसवाइफ मैं समझती हूँ कि बजट का इम्पैक्ट, अगर बजट कहीं ना कहीं से पूरे घर को इम्पैक्ट करता है, लाइक चाहे किचन हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों का ट्यूशन्स हो गया, तो हर चीज़ को इम्पैक्ट करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसा बजट आए कि गृहिणियों के लिए वो कारगर सिद्ध हो, और थोड़ा हम लोगों को थोड़ा अच्छा रिलैक्सेशन मिले, चाहे वो गैस सिलेंडर हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के जितने भी आप लोगों के टैक्सेस हो गया, हर चीज़ पे आजकल जीएसटी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं चाहे हमारी शॉपिंग कह लीजिए, एज गृहिणी, एज फीमेल, तो मैं चाहूँगी कि हमारी शॉपिंग पे, हमारे कपड़ों पे भी कुछ ना कुछ रियायत हमें मिले, जो कि बहुत ज़्यादा है। और चाहे हम रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं तो भी वहाँ टैक्सेस पूरा पे करना पड़ता है। कोई स्टे करते हैं कहीं तो उस पर भी 18% हमारा जीएसटी जाता है। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ हमें रियायत मिले। तो बस मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ हमें अच्छा रिलैक्सेशन दे। राशि अग्रवाल, थैंक यू। का बजट आने वाला है, क्या खास स्टूडेंट्स के लिए उसमें होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं आप लोगों? बिल्कुल, देखिए जिस तरह राजस्थान के युवाओं को हर साल भ्रमित किया जाता है, जब भी बजट आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है, लेकिन तमाम युवा देखिए जिस तरह बेरोजगारी, सबसे बड़ी जो समस्या युवाओं के सामने आ रही है कि बेरोजगारी जिस तरह बढ़ती जा रही है, पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान में हो रही है, ओमआर की घटनाएं राजस्थान में चल रही है, तो तमाम युवा प्रताड़ित है। कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, युवाओं को सिर्फ टूल किट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तमाम युवा ये चाहते हैं कि उनका भविष्य है जो अंधकार में ना जाए, तमाम युवाओं को रोज़गार मिले, तमाम युवाओं का आने वाला भविष्य है वो उजागर हो। तमाम युवा इसी को लेकर बजट में ये पेश, तो बिल्कुल बजट में ये चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और युवाओं के लिए अलग अलग अभियान चलाए जाए, जिसमें युवाओं का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, नशे से दूर कैसे युवा रह सके, युवाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि युवा ही आने वाला देश का भविष्य है। और कोई छात्र गतिविधियों को लेकर के मांग के बजट में होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह छात्रों को शिक्षा है या प्राथमिक जो डेवलपमेंट है विद्यार्थियों का, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में युवाओं को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिल सके। शुभम रिवार्ड, आई एम ए स्टूडेंट लीडर इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स को लेकर के बजट आने वाला है, सेंटर का, केंद्र का बजट पूरे इंडिया के लिए, उसमें क्या खास होना चाहिए? देखिए, खास यही होना चाहिए, राजस्थान में अभी जो है दिन ब दिन जो भी पेपर हो रहे हैं वो पेपर लीक हुए बिना नहीं रह रहा है। तो सबसे पहले तो पेपर लीक पे लगाम होनी चाहिए, पेपर लीक रुकना चाहिए। ऐसी कमेटियों का गठन हो जिसमें पेपर लीक पे पूर्णतः लगाम हो। और नौकरियां तो सरकार दे रही है, लेकिन वो जा कहाँ रही है? मंत्रियों के उनको नेपोटिज्म में जा रही है नौकरियां, तो उनको सही डिस्ट्रीब्यूशन हो नौकरियों का। और यूथ में बजट जो है वो खेल में सर्वांगीण विकास हो, मतलब युवा का खेल हो, चाहे वो राजनीति में हो,
राजनीति में क्या सरकार करवाई नहीं रही है, चुनाव तो करवाई नहीं है सरकार, युवा कैसे आगे बढ़ेगा? केवल पढ़ाई तो युवा के आगे बढ़ने की मूल सीट थोड़ी है। राजनीति में भी युवाओं को अवसर देना चाहिए, छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। चुनाव सारे ही बंद है, पंचायती चुनाव हो, पंचायत राज चुनाव हो या छात्र संघ चुनाव हो, तो सभी चुनावों को एक्टिव करे वापस और युवाओं को सर्वांगीण विकास करने में सरकार मदद करे। नाम बताइए। मनीष जाजड़ा, राजस्थान यूनिवर्सिटी। बोल देना छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। जी देखिए, इस नए बजट में हम ये आशा करते हैं, तो हमारी शिक्षा में जो हम आशा करते हैं कि जो डिजिटल शिक्षाएं हो रही हैं इनके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इन पर जो टैक्स लग रहे हैं वो टैक्स कम होने चाहिए। जो स्कॉलरशिप हमें मिल रही है उनमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो कई सालों से वहीं पे रुकी हुई है। दूसरी चीज़ें, जैसे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे कई लैंग्वेजेस हैं जिनकी अभी तक कोई फैकल्टियाँ नहीं है, मतलब वो सब्जेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर छात्र पढ़ सकता है, जो अदर स्टेट में भी चलती है यूनिवर्सिटियाँ, उस हिसाब से बजट तैयार किया जाए कि छात्रों के सब्जेक्ट बढ़ाए जाएँ। जो खेल गतिविधियाँ जो कम हैं, जो कम खेल हैं, पूरे खेल अभी आयोजित नहीं होते हमारे यूनिवर्सिटी में, तो वो पूरे खेल आयोजित हुए, उनके लिए फैकल्टियाँ लगाई जाएँ और जितनी भी ये पेपर लीक की धांधलियाँ हो रही हैं इनको रोका जाए। और मुख्य तौर से इस बात पर कमेटी गठित की जाए कि छात्रों से कम पैसा वसूला जाए और उनको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप उनको प्रदान की जाए और टैक्सेस कम किए जाएँ। हाँ, लोन भी देखिए, एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा है और जो मिलता भी है बड़ी मुश्किल से, तो उनको चुकाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये चाहते हैं कि लोन में जो आसानी बढ़ती जाए और उनको चुकाते टाइम उनसे बहुत कम कंपनसेशन में उनको लोन वापस लिया जाए उनसे। मोहित मीणा, छात्र प्रतिनिधि, पीजी महाविद्यालय दौसा। आई थिंक पीएफ का जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट की साइड से वो बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ काफ़ी टाइम तक कंपनी में रहते हैं, पीएफ काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, पर एक अल्टीमेटली जब पीएफ मिलता है वो थोड़ा बढ़ के मिलेगा तो बेटर रहेगा। उसके अलावा ईएसआई का जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स हैं उसकी जो लिमिट है वो मेरे ख्याल से बढ़ानी चाहिए। एनी पार्टनी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सेंटर के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सुविधा गवर्नमेंट देती है। लाइक जैसे आरजीएचएस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे उनको फ्री इलाज होता है, कैशलेस इलाज होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट को इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं लाएं सरकार, जिसमें कि उनके लिए फ्री कैशलेस इलाज हो या कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हों कि वो अपना इलाज करा सके। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐसे हैं कि मतलब आप एक बार भी जाते हो तो आपका मिनिमम बिल आपका 20 से 30 हज़ार रुपये से नीचे नहीं बनता है। तो इस नज़रिए से देखते हुए सरकार को इस तरफ गौर करना चाहिए। अमित तिवारी, मैं मार्केटिंग हेड हूँ जयपुर वॉच कंपनी में। ठीक है, तो एज ए प्राइवेट एम्प्लॉयज़ बहुत सारे बेनिफिट से हम लोग वंचित रहते हैं। जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया और जैसे ईएसआईसी होता है, तो उसकी जो लिमिट है अभी वो 21,000 है, तो वो लिमिट बढ़ना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होने चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे पीएफ में हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना चाहिए क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते हैं उसको लेके। तो वो अवेयरनेस एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए कि पीएफ हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। हाँ जी, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट सेक्टर में गर्ल्स की सिक्योरिटीज़ को लेके गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म होने चाहिए। उसके साथ साथ कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की गर्ल्स को लेकर। सलोनी गुप्ता, मैं जयपुर वॉच कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स। क्या उम्मीद करते हैं सेंट्रल बजट में? हमें बताइए, बजट आने वाला है जी। क्या आप लोगों को उम्मीदें हैं उनसे, क्या होना चाहिए बजट? एग्जैक्टली, सो इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम राजस्थान में। फेडरेशन ऑफ राजस्थान की प्रेसिडेंट होने के नाते वी हैव दी 350 एंटरप्रेन्योर जो इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करती है। तो इस बजट से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो इस बार ये है कि कहीं ना कहीं जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो एक ऐसा बजट लेके आएंगी जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें एक रिजर्वेशन देंगे फीमेल्स को, सो दैट फीमेल्स के रिजर्वेशन से जो प्रोडक्टिविटी है या फिर हमारा जो जितना भी जीएसटी को लेके चीज़ें आ रही हैं उसके लिए वी हैव फ्यू डिमांड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सिंगल विंडो पोर्टल हो जहाँ से
चाहे वो लोन हो, चाहे सब्सिडीज़ हो या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ हो। सो जो टफेस्ट टास्क होता है कि हर एक सेक्टर में जाके उनको सबमिशन देना पड़ता है, वो सिंगल विंडो प्रोविज़न वहाँ पे हो। सेकंड, जो वर्क बैलेंस लाइफ के बीच में जूझती रहती है पर्सनली एंड प्रोफेशनली फीमेल्स, सो वी डिमांड इन दिस बजट कि कहीं ना कहीं उनको वर्क बैलेंस लाइफ के लिए वहीं पे एक प्रोविज़न मिल जाए। और स्किल डेवलपमेंट जो कि आज हमारे सेक्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे अच्छे स्किल को मैनेज करने के लिए फीमेल्स ही होती हैं। सो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो प्रोविज़न देती है हर बार बजट में, वो इंडस्ट्रियल पार्क में मर्ज कर दें और फीमेल्स को कहीं प्रायोरिटी देंगे तो कहीं ना कहीं फीमेल्स जो है अपना रोल अच्छे से प्ले कर पाएगी। अभी तक हमने देखा है कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो काम मांगती है, लेकिन अगर इस तरीके से हम एसएमईज़ और एमएसएमईज़ में फीमेल्स का रोल इंक्रीज़ करेंगे तो वो आज अपने आप को मतलब काम देने वाली बनेगी। सो बस इस बार एज एन इंडस्ट्रियल पर्सन वित्त मंत्री जी से यही उम्मीद है कि बजट में हम इंडस्ट्रियल लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे। नीलम मित्तल, प्रेसिडेंट ऑफ 40 विमेन विंग। देखिए, व्यापारी वर्ग के हिसाब से ये बजट बहुत आशाओं वाला बजट होना चाहिए। ये हमको पूरे व्यापार राजस्थान का विशेष का बात करूँगा, पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद है, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल ट्रम्प टेरिफ, मैं तो इसको टेरर बोलूँगा, जो इन्होंने इतना टेरिफ बढ़ाया है, और अभी कल ही प्रधानमंत्री जी द्वारा जो यूरोपियन कंट्री से 27 कंट्री से समझौता हुआ है, निश्चित रूप से हमारा व्यापार उद्योग बढ़ेगा। तो मैं बजट में यही चाहूँगा कि ये जो कल जो समझौता हुआ है और टर्म टैरिफ लगा है, इनको ध्यान में रखते हुए एमएसएमई सेक्टर को विशेषकर टच करके एमएसएमई सेक्टर में विशेष, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां देश एम्प्लॉयमेंट करीब 50% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर से ही आता है और जीएसटी भी 45% एमएसएमई सेक्टर से आता है। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को विशेष प्रावधान लाके मेक इन इंडिया और मेक इन राजस्थान के भावना को देखते हुए अच्छा बजट आएगा। और हम वर्ल्ड की आज के दिन चौथी इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं और हम तीसरी इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। 2047 का अमृतकाल महोत्सव चल रहा है और हमारा टारगेट अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हम 4+ ट्रिलियन इकोनॉमी ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारे जो माननीय श्री वित्त मंत्री कल 1 तारीख को जो बजट पेश करेगी, वास्तव में ये व्यापार उद्योग जगत के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह में छूट पिछले बजट में आ गई थी, 12 लाख तक की छूट है। निश्चित रूप से मैं ये चाहूँगा ऐसी घोषणा, जैसे जीएसटी को लगे हुए 7 साल से ऊपर हो गया, करीब 8 साल में, ऐसे में जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स की भावना के अनुरूप लगाया गया था, उसमें पेट्रोल डीजल को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। बिजली की दरें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा कि पूरे देश में आज तीसरे चौथे नंबर पर बिजली की दरें राजस्थान में है और अभी कुछ और फिक्स चार्जर यहाँ राजस्थान में बढ़ा दिए गए हैं। पावर टैरिफ का छूट खत्म कर दिया गया। निश्चित रूप से ऐसे में वन नेशन वन टैरिफ आएगा, क्योंकि राजस्थान को कंपटीशन करना पड़ता, पड़ोसी राज्य यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। और तीसरी बात, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था है, अलग से डिस्कॉम बना हुआ है। तो मैं ये मांग करूंगा आपके न्यूज़ नेशन, जो कि राष्ट्रीय नेशनल चैनल है और काफ़ी, तो ऐसे में इनसे आपके चैनल के मार्फत भी ये मांग करना चाहूँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट को भी इस तरह का एक, क्योंकि आज राजस्थान में व्यापार उद्योग व सर्विस सेक्टर में 75% रेवेन्यू आता है GDCSP, जबकि एग्रीकल्चर में 29% करीब आता है। ऐसे में सर्विस सेक्टर में 49% है और ट्रेड इंडस्ट्री में 25% GSDP है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी एक अलग से डिस्कॉम की व्यवस्था हो जाएगी, इंडस्ट्रियल फीडर हो जाएगा। तो हमको क्योंकि एमपी में आज रेट 6 रुपया करीब है, जबकि यहाँ 8 रुपया मिनिमम रेट है। ऐसे में हमको कंपटीशन जो इनसे करना पड़ता है ये हो जाएगा। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट 40 और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बीइंग एन इवेंट क्यूरेटर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी वेड इन इंडिया। तो बीइंग अ राजस्थानी एंड इवेंट क्यूरेटर, मैं चाहूँगी कि वेड इन राजस्थान का भी एक कुछ स्कीम या कुछ प्रोविज़न, कुछ ऐसा इस बजट के अंदर कुछ ऐसी मुहिम या फिर कुछ ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे राजस्थानियों को भी और ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिले और वेड इन राजस्थान के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, जिससे कि बहुत सारे रोज़गार के रास्ते खुलेंगे। और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो कि
विमेन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच नहीं पाती, जिनके लिए उनके पास एक सिंगल क्लिक कहूँ कि सिंगल विंडो सिस्टम, जिसकी बात आजकल सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी की डिमांड है कि सिंगल विंडो का एक प्रोविज़न सबके लिए हो, जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स को और बढ़ावा मिले और सारी स्कीम्स की जानकारी उन तक पहुँचे। रीत चौधरी। सर, मेरी वित्त मंत्री जी से ये अपील है कि बजट के अंदर मेक इन इंडिया के तहत आने वाली ब्रांड्स को कुछ स्पेशल प्रावधान दिया जाए। जीएसटी के अंदर वॉचेस को बहुत हाई कैटेगरी में रखा गया है स्लैब में, तो उसमें भी थोड़ा सा रैशनलाइजेशन होना चाहिए। एटलीस्ट फॉर इंडियन ब्रांड्स थोड़ा रैशनलाइजेशन होना चाहिए। और एक मैं कई सालों से मैं विनती करता आ रहा हूँ कि मेक इन इंडिया का एक मार्का होना चाहिए, जैसे ISI मार्का होता है, तो उससे प्रोडक्ट्स को एक डिस्टिंक्शन मिल सके। जी, इसके अलावा जीएसटी स्लैब और उन सारी चीज़ों में भी सोचते हैं कुछ बदलाव? हाँ, जीएसटी स्लैब में क्योंकि हम काफ़ी हाई कैटेगरी में आते हैं, शुरू से वॉचेस को एज ए लग्जरी आइटम ट्रीट किया जाता है, बट अब देखा जाए तो वॉचेस भी एक तरह से नेसेसिटी है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी में उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन की उम्मीद रखते हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है बजट में इस बार? देखिए, स्विस पैक्ट हुआ है इंडिया का, तो स्विस वॉचेस को काफ़ी बड़ा प्राइस रिलीफ मिलने वाला है, तो अगर इंडियन वॉचेस को कॉम्पिटिटिव रहना है तो गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे। मैं गौरव मेहता हूँ, जयपुर वॉच कंपनी का फाउंडर। मैम, सेंटर का बजट आने वाला है, क्या सोचते हैं आप? दुकानदारों के लिए क्या खास उसमें होना चाहिए, क्या उम्मीद है आपको? मुझे लगता है कि जैसे आजकल हर कोई एक स्टार्टअप लेकर आ रहा है, हर कोई बिजनेस माइंड में एंटर होना चाहता है बिजनेस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए कुछ नए नए स्कीम्स और रिबेट्स, रिलीफ्स हमेशा इंट्रोड्यूस होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको बढ़ावा देने के लिए, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जिसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगी, जैसे हमारी मिठाई इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं त्यौहार की तरफ से, तो चाट पे अभी भी जो GST है वो 12% है, तो हम वहाँ भी एक रिलीफ डेवलप कर सकते हैं, हम उसको 5% कैटेगरी में ला सकते हैं स्वीट्स की तरह। तो उससे क्या है, हमारे कस्टमर्स का स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगा और हमारी सेलिंग बढ़ेगी, अल्टीमेटली वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। साथ में जैसे आज हम क्रेडिट की बात करें तो MSME लोन्स वगैरह की इंटरेस्ट रेट्स पे हम रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप आए। नए लोग जितना डरते हैं कि हम जॉब्स नहीं छोड़ पा रहे, एक सिक्योरिटी वाली जो चीज़ होती है, तो वो रिस्क लेने के लिए उनको बैकअप एक मिलेगा, उनको एक क्रेडिट मिलेगा, लोन्स मिल पाएंगे ईजिली, तो वो जितना ज़्यादा नए नए बिजनेस आइडियाज़ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे मार्केट में। साथ में हम जैसे विमेन के लिए आजकल देखते हैं नई नई तरह की सब्सिडीज़ हैं, स्कीम्स हैं मार्केट में ऑलरेडी, तो हम और एक नए तरह से, नए रूप में और इजी इम्प्लीमेंटेशन, इजी एग्जीक्यूशन के साथ चीज़ें ला सकते हैं, जिसमें हमारी लेडीज़ ग्रुप को या एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बोलूँगी वो आगे बढ़ेंगी। जैसे आजकल हम देख रहे हैं डिज़ाइनिंग में या कुकिंग में, होम शेफ्स हैं, क्लाउड किचन्स हैं, तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें लेकर आ रही हैं, तो उनको एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट, मोरल सपोर्ट मिलेगा अगर हम कुछ और स्कीम्स और इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। और साथ में हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या स्मॉल MSME या माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेज जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए हम थोड़े से रिटर्न्स वगैरह में भी हम एक वो दे सकते हैं उनको रिलीफ। जैसे रिटर्न्स, हमारी GST की रिटर्न्स है, सपोज मैं बोलती हूँ वो मंथली रिटर्न्स है, लेकिन एक अगर मैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बोलूँ तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो वो हम उसमें वहाँ पर उनको क्वार्टरली कर सकते हैं GST की रिटर्न्स को। हम इनकम टैक्स और GST में और रिलीफ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, हमारे टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो लोगों के लिए जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं या रॉ मटेरियल्स जिसको मैं बोलूँगी, जिनसे आज मिठाई में हम फिनिश गुड बना रहे हैं, या किसी भी XYZ इंडस्ट्री की मैं बात करूँ जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, अपने आप अगर उनकी कॉस्ट कम होती है तो मार्केट में एक परचेजिंग पावर डेवलप होती है, तो वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेगी। इस तरह के कुछ व्यूज़ हैं। बिल्कुल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपोजिशन स्किप में लाना चाहिए। जैसे आज हम कोई भी छोटा दुकानदार है तो वो कहीं भी कोई लीगल कंप्लायंसेस और वो सब फुलफिल करने में डर लगता है उसको लगता है कि मैं एक शॉप खोलूँगा तो मुझे कितने सारे रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ेंगे, इतनी सारी रिटर्न्स भरनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक ईजी फोरम डेवलप कर सकते हैं कि यू हैव टू गो अंडर वन कंप्लायंस, आपको बस ये फुलफिल करना है, जिससे हमारा सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, हमारी तरफ से सारी रिस्क एलिमिनेट हो गई है, लेकिन अब आप अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करिए, आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। तो इस तरह का हम कंपोजिशन स्कीम्स और कुछ वैल्यू एडेड फिगर्स और उस तरह की वो ला सकते हैं प्लान्स, जिससे मतलब जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है या जिसको दुकानदार बोलते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। बताइए मैम, सेंट्रल बजट को लेकर क्या सोचते हैं? हेलो राजस्थान, हम लोगों का एक ही कंसर्न है, क्योंकि हम
एज डिज़ाइनर लेबल चाहते हैं कि सारे लोग, सारे एज ग्रुप के लोग भी और सारे क्लास के लोग भी हमारे कपड़े पहन सके। पर जब से ये GST 12 से 18% हुआ है, लोगों के लिए कोशिश, मतलब लोगों की कोशिश ये डिज़ाइनर वेयर लेने की थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि 8% से फ़र्क तो पूरा पड़ता है। देखिए, जो अपना बजट लेके चलता है उनकी सोच में फ़र्क तो आ ही जाता है। तो हमारी बस यही कोशिश है कि जो 12% हम कोशिश कर चाह रहे थे कि 5% हो जाए, ताकि हम सबको बेच सकें, क्योंकि ये खाली B2C में नहीं, B2B में भी फ़र्क पड़ता है। हम लोगों को भी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, पीछे से ही कॉस्टिंग इतनी हाई हो जाती है कि हमारे लिए भी कस्टमर को चार्ज करना वो हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो बस यही है कि GST पे अगर थोड़ा काम होगा तो हम सब लोगों के ऊपर सबको दे सकें। हमें चाहिए कि हम खाली कोई स्पेसिफिक क्लास या स्पेसिफिक ग्रुप ओरिएंटेड नहीं रहे, हम सबको हमारे कपड़े दे सकें। तो GST के ऊपर काम हो जाए तो बढ़िया है। समीक्षा। ओके, थैंक यू। सेंट्रल बजट से आप लोगों को उम्मीदें हैं, किसानों को क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए उसमें? शरद जी, उम्मीद तो बहुत है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि की समृद्धि के अनुकूल नीतियाँ बने, ये किसान विचार करते हैं, यही चाहते हैं। और सबसे बड़ा हमने 3 भागों में इसको बांटा कि हम क्या उम्मीद करते हैं। हम पहली उम्मीद करते हैं खेत को पानी मिल जाए। अभी देश में जो कृषि योग्य भूभाग है उसमें से 50% भी सिंचित नहीं है। हमको 78 वर्ष हो गए स्वतंत्रता को प्राप्त हुए, उसके बाद भी 50% हमारी भूमि सिंचित नहीं। तो पहला काम सरकार करे, सिंचाई योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इसको हमने कहा खेत को पानी। दूसरा हमने कहा फसल के दाम। फसल के दाम हमने कहा कि जो वो पैदा करता है, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने घोषित की कि अब किसान की फसल खराब होगी तो किसान की जेब पर डाका नहीं पड़ेगा, सरकारी खजाने पर डाका पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यही हेतु था। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम तो किसानों से वसूला जा रहा है, लेकिन क्लेम नहीं मिल रहा। और ऐसी स्थिति हो गई कि पैसा किसानों का, तंत्र सरकारों का और लाभ कंपनियों का। 5 वर्ष का जो संसद में सरकार ने हिसाब दिया, 34,000 करोड़ रुपए कंपनियों को बचे हैं। किसका भला कर रहे हो आप? इसी ढंग से अभी आदान अनुदान, ये केंद्र सरकार का अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसकी पालना नहीं हो रही। अरे तुमने अधिनियम बनाया, पालना तो करो। तो जो किसानों की फसल खराब हो गई प्रकृति के कारण से, उसके लिए आपने कहा कि हम आपदा राहत कोष के अंतर्गत आदान अनुदान किसानों को देंगे। एक जो बीघा है उस पर, 1 हेक्टर पर ये देंगे 8,500 रुपये, जो असिंचित है। जो सिंचित है उस पर देंगे 17,000। जो वन उपवन बने हुए हैं, बगीचे हैं, उनको देंगे 22,500। पालना कराओ ना, और ये लाओ बजट में दो उसको। यदि बजट में राशि होगी तो अपना आप देंगे। आप बजट में प्रोविजन नहीं करते हो, तो प्रोविजन नहीं करोगे कोई देगा कहाँ से? तीसरा हमने कहा, जिन किसानों की फसल बिक गई, व्यापारी ने खरीद ली और वो पैसे लेकर चंपत हो गया, तो कानून बनाओ, वो जो पैसा है वो सरकारी कोष से किसानों को दिया जाएगा। सरकार उस व्यापारी से उसको वसूल करेगी, क्योंकि उनका लाइसेंस ही है। और जो लाइसेंस देता है, इट इज़ अबाउंडेंट ड्यूटी ऑफ द लाइसेंसी। तो लाइसेंसी की ड्यूटी है भाई, आप दो ये। तो ये हमने कहा, इसको कहा फसल का दाम। और उसके अंदर सबसे जो बड़ा काम है वो हमने कहा MSP। आज ये MSP तो घोषित करते हैं, खरीद नहीं करते हैं। तो किसान को लागत से भी कम दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। और शरद जी, ये स्थिति तो तब है जब सरकार के अनेक आयोग समितियां अनुशंसा कर चुकी कि इसके लिए कानून बनाया जाए। और अभी अभी जो 2022 जुलाई को भारत सरकार ने एक समिति बनाई जिसमें MSP, फसल विविधता, तो ये विषय लिए उन्होंने, और प्राकृतिक खेती, उनके लिए समिति बनाई। उस समिति का जो उपसमूह था MSP के संबंध में, उसने 21 अप्रैल 2023 को अनुशंसा कर दी कि MSP को रिजर्व प्राइस घोषित करो और नीलामी बोली आरंभ करो MSP से ही। वो भी नहीं कर रहे हैं, इसको भी 2 साल होने वाले हैं। तो अब ये जो MSP, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं MSP था, है, रहेगा, तो देव तो सही। वो तो झुंझुना हो गया, उसको देख कर जीते रहो। तो
तो ये जो स्थिति है, और 1968 में भी, अब इनकी बात नहीं कर रहा हम, 1968 में भी सरकार ने कहा कि MSP ये गारंटेड मूल्य होगा, तो बनाओ ना इसको गारंटी, तो गारंटी तब बढ़ती तो कानून बने। तो ये जो सरकार है इनकी भी पालना नहीं करती। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज पूरा देश उखड़ा हुआ है उससे, आज परिजन चिंतित है, जो युवा है वो तनाव में है क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। तो हमने कहा भाई रोज़गार के लिए आप रोज़गारोन्मुखी नीति वो क्यों नहीं बनाओ। इस देश में तो कोई बेरोज़गार होता ही नहीं था, यहाँ की सारी अर्थरचना ऐसी थी, इसलिए हिंदी शब्दकोश में बेरोज़गारी या उसके पर्यायवाची कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि कल्पना ही नहीं थी देश में तो कि कोई बेरोज़गार भी होगा। तो एक गांव में औसत 10 उद्योग थे, यहाँ सबको नष्ट कर दिया इनकी नीतियों ने। अब औद्योगिक क्षेत्र बन गए शहरों के पास, हर गांव औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं। इसलिए सरकार को चाहिए कि हर गांव को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करें, हर गांव में कम से कम 10 उद्योग लगाए, 100 आदमी को रोज़गार मिलेगा। आज 6.5 लाख गाँव हैं, 6.5 लाख गुणा करो 100 से, तो इतने लोगों को तो एक झटके में रोज़गार मिल जाएगा ना। फिर दूसरा, खाद, बीज, कीटनाशक ये कंपनियां बेचेगी, कंपनियां बनाएंगी। क्यों भाई, आप इसकी जो टेक्नोलॉजी सही है, टेक्नोलॉजी हर युग में चाहिए, पहले भी थी, अभी भी, आगे भी रहेगी, और ये टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। तो आप बदलती हुई टेक्नोलॉजी किसानों को दे दो ना, वो खुद ही बीज बना लेगा, वो खुद ही खाद बना लेगा, खुद ही कीटनाशी बना लेगा। आपने किसानों को बाजारवाद की चपेट में धकेल दिया, इसलिए आज उसकी आय है ही नहीं। आय आज होती है कंपनियों की, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, ओहो करोड़ों में अरबों में खेलती है। तो ये जो स्थिति है, इसको हमने कहा युवाओं को रोजगार, और हमने कहा युवाओं को काम। इसलिए खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम। यदि ये बजट की दिशा होती है तो पूरे देश की समृद्धि के लिए ये वरदान होगा, क्योंकि इस देश का समृद्धि का रास्ता खेत और खलियान में होकर जाता है। ये सरकारों ने छोड़ दिया। अभी किस पे ध्यान इनका, निवेश, विदेशी निवेश। अरे तुम ये भिखमंगा हो क्या, हमेशा मांगते रहते हो। आप मांगने वाले मत बनो ना, स्वाभिमानी बनो। और हमारी सरकार बोलती है आत्मनिर्भर भारत, चलो तो सही उस और चलेंगे नहीं, नारा देंगे। इसलिए नारों से पेट नहीं भरता है, आप उसको धरातल पर उतारो नारे को, तो कुछ सार्थकता आएगी। इसलिए केंद्रीय बजट से हम चाहेंगे कि केंद्रीय बजट युवाओं के तनाव को कम करने वाला हो, परिजनों को चिंता को दूर करने वाला हो, रोजगार स्वयं सृजित हो, इस ढंग का हो। तो ग्रामोद्योग ये सबसे बड़ा मॉडल है। तो ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता, इस और चलो, इस और चलेंगे तो बजट अच्छा होगा। और हम तो हमेशा चाहेंगे, किसान की तो उम्मीद ये रहती है कि वो सरकार जो बजट बनाए उसके केंद्र में किसान हो। अभी उनके केंद्र में किसान नहीं है, किसान की बजाय पूंजीपति है। इसलिए आज परिणाम देखो, अभी विश्व का आर्थिक असमानता का सर्वे आया, क्या स्थिति है, 1% के पास जो पूंजी है वो पूरे देश के पास नहीं है। तो ये असमानता किसने पैदा की, तुम्हारी नीतियों ने। तो इस विषमता को घटाओ। जब विषमता बढ़ती है, अशांति बढ़ती है, आतंकवाद बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं, नक्सलवाद बढ़ता है, तो आप इनको बढ़ाना क्यों चाह रहे हो, इनको घटाओ ना भाई। इसलिए इस दिशा में चलो। और अभी इस दिशा में बजट की हम उम्मीद करके चलते हैं कि सरकार ऐसा बजट लाएगी, ये सब काम पूरे होंगे। किसानों को कितना क्या नुकसान हुआ है, किन किन फसलों को नुकसान हुआ है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और क्या इससे आम आदमी के जेब पर बोझ बढ़ेगा इससे? शरद जी, जहाँ ओले गिरे हैं वहाँ फसलें नष्ट हुई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।